कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बोझ बन जाता है। राम सेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे। वो ऑफिस के लिए निकले तो दो बातें करूं। जैसे राजेश कमरे से बाहर निकला और बैठकर जूते मोजे पहनने लगा तो राम सेवक बाबू बोले, बेटा राजेश, क्या ऑफिस जा रहे हो? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो दोबारा हिचकी लेते हुए बोले, वो मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि एक बाप बेटे से फरमाइश करे, क्योंकि फरमाइश तो बच्चे करते हैं अपने पिता से, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा, जूते मोजे पहनकर सोने तो नहीं जाऊंगा। आपकी तरह मुझे इतना आराम कहाँ है कि दिन भर घर में बैठो और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हो कि तैयार हो रहा हूँ, दफ्तर भी जाऊंगा, और मेरे बोलने से कौन सा आप रुकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। वो ठहर ठहर कर बोले, बेटा अब कैसे कहूँ, तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देता। वो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए 2 शर्ट ला दो। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ रहती थी तो लगा देती थी, और वो शर्ट इतनी पुरानी हो गई है कि हर रोज वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी उधर से राम सेवक बाबूजी की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि ये जल्दी में हो तो कुछ फरमाइश कर दो, तब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे तो आप शेर बने घूमते थे, अब क्या हो गया है? अब क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हो? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चूल्हा चौका करो और फिर सबकी शर्ट में बटन ही लगाती रहूं। राम सेवक बाबू बोले, बहू तुम सही कह रही हो। वो घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। विमला के जाने के बाद मैं तो जैसे अनाथ ही हो गया। और वैसे भी कमाऊं पिता बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे और बहू पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइश जो करता हूँ। राजेश बोला, बस बस बाबूजी, अभी इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर दीजिए। अगर शर्ट के बटन टूट जाते हैं तो उसे मत पहनिए, पर कम से कम ताने तो मत दीजिए। याद है ना, बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो आप कहते थे कि क्या जरूरत है, माँ तुम्हारी बटन लगा देगी। तो बाबूजी, अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वो हैरानी से बोले, वो क्या? बेटा राजेश अंजना से बोला, अंजना, मेरे कितने शर्ट पुराने हो गए हैं जो अब ऑफिस पहनकर जाने लायक नहीं हैं। तुम ऐसा करो, उनमें से 2 शर्ट निकालकर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए 2 शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया। और बाबूजी, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगे होते। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया और उनके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी नहीं बताया था? मुझे तो वो बात बात पर टोकती थी कि जाते हुए इंसान को कभी टोकना नहीं चाहिए, मगर आप तो ताक में बैठे रहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो आप तो अपने बेटे को चैन से सांस ही नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना वहां से चली गई। दोपहर में राम सेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जा रहे थे तो अंजना बोली, बाबूजी कहाँ चले? वो पलट कर देखने लगे तो अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भरकर नहीं रखते हो। अब शाम में अगर ये या कोई मेहमान आ जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन जितना पानी ले लेते हो आप कम से कम उतना ही भरकर फ्रिज में रख भी दिया कीजिए। राम सेवक बाबू
चुपचाप एक बोतल पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम में अकेले उनका मन ही नहीं लगता। पत्नी को गुजरे हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ था, पर उनको अपना जीवन जैसे बोझ लगने लगा था। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हालचाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना दो बात सुने उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? राम सेवक बाबू को तो अब कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही राम सेवक बाबू छोटे बच्चे की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, अंजना आई और उनकी तरफ 2 शर्ट फेंकते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, दोनों शर्ट रख लीजिए, और जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे काम वाली से कहकर ठीक करवा लीजिएगा। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझसे ये सब काम नहीं होते। राम सेवक बाबू चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी में टांगकर और दूसरी शर्ट को पहनकर बाहर पार्क में अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने चले गए। वहां उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र कैलाश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वह बोले, राम सेवक बाबू, ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज वो मेरे बेटे से मिलने मेरे घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। मेरे बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी की थी, इसीलिए ये शर्ट मुझे याद है। राम सेवक बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, कैलाश बाबू, अब क्या बताऊं, बेटा जिद पे अड़ा था कि बाजार चलिए, 2-3 नई शर्ट खरीद लीजिए। तो मैंने उससे कहा कि तुम रोज दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करना, और मुझे कहाँ जाना होता है, मुझे तुम अपनी ही शर्ट दे दिया करो। पता है आपको, मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद घर लौटकर आए और शर्ट खोलकर खूंटी में टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट को वापस पहन लिया। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए। वहीं राम सेवक बाबू भी थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठे थे। अंजना चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दे आई और बोली, बाबूजी, तेल की चीजें आपको हजम नहीं होगी, इसीलिए आपको पकौड़े नहीं दे रही हूँ। इतना कहकर अंजना अपने पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश राम सेवक बाबू की तरफ देखते हुए बोला, बाबूजी, क्या अंजना ने आपको वो शर्ट नहीं दी? तो राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो वो शर्ट मुझे दे दी थी, लेकिन। तो राजेश बोला, फिर पहनते क्यों नहीं हो आप? तो राम सेवक बाबू बोले, बेटा, आज ही पहनकर नीचे गया था, पर वो। तो बेटा बोला, क्या हुआ, कट फट गई या कुछ दाग लगा दिया? तभी अंजना बोली, हाय राम बाबूजी, आपको पता है वो कितनी महंगी शर्ट थी? महीनों से ये पहन रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही तो इन्होंने उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था कि दीदी, मुझे वो साहब की पुरानी वाली शर्ट दे दीजिएगा, पर मैंने उसे ना देकर आपको दे दिया। और आप हैं कि? तभी राजेश बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हो। मैंने सोचा था कि गांव से आपको यहाँ लाकर रख लूंगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो बिल्कुल ही। ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप उसकी परेशानी बढ़ाते हैं। तो राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी वो शर्ट ना तो फटी है और ना ही उसमें दाग लगा है। वो क्या है ना,
कि मैं उसे आज शाम को पहनकर नीचे गया था तो किशोर बाबू ने वो शर्ट देखी और मुझसे बोले कि ये शर्ट आपका बेटा पहनता है। तो मुझे लगा कि उसके मन में इस शर्ट को लेकर तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आ जाए, इसीलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। बाबूजी की ये बात सुनकर राजेश और भी गुस्से में बोला, बाबूजी, क्या जरूरत थी आपको वो शर्ट पहनकर किशोर अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आप ही के मन में आया होगा। आपने ये सब जानबूझकर किया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहनकर बाहर जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है। बाबूजी, कितना भी कर लो आपके लिए, आप किसान के किसान ही रहोगे। मिट्टी में पले बढ़े हुए शहर के तौर तरीके आप कहां से सीखोगे? इतना कहकर राजेश वहां से उठकर चला गया। राजेश के जाने के बाद अंजना अपने ससुर से बोली, बाबूजी, ये आपने क्या किया? आज आपने इनका मूड ही खराब कर दिया। आप ऐसा कीजिएगा कि आज रात को आप अपने कमरे में ही रहिएगा। मैं आपको खाना आप ही के कमरे में लाकर दे दूंगी। राम सेवक बाबू बेचारे बिना गलती के अपने बेटे और अपनी बहू से 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन अंजना फोन पर अपनी माँ से अपने ससुर राम सेवक बाबूजी की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ माँ जी की जगह अगर बाबूजी चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर के कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटा देती थी। अब तो मेरे सिर पर ये एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ गई हैं। दिन रात बाबूजी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते ही रहते हैं। इससे अच्छा तो गांव में ही रहते। राम सेवक बाबू के कानों में बहू की अपनी माँ से ये की हुई बात की आवाज पड़ रही थी, लेकिन वो उसे अनसुना करके अपने कमरे में ही चुपचाप बैठे रहे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली सीताबाई आई और बोली, बाबूजी, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से आपकी चादर नहीं बदली है, आपको बदबू नहीं आती? तो राम सेवक बाबू बोले, सीताबाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम चादर झाड़कर उसे फिर से लगा दो। बदबू तो आती है, पर क्या करूं बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता। और क्या तुम मेरा एक काम और कर दोगी? तो सीताबाई बोली, बाबूजी, वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, पर माँ जी मुझे कहकर गई थी कि मेरे बाद बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना। तो बताइए क्या बात है? तो राम सेवक बाबू जल्दी से अपनी वो बटन टूटी हुई शर्ट लेकर आए और सीताबाई से बोले, देखो, इसका बटन मैंने बहुत संभाल कर रखा है, क्या तुम इसे टाक दोगी? तो सीताबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, बाबूजी आप तो बिल्कुल ही मुरझा गए हो। क्या करें बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है। लेकिन बाबूजी, सभी बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते हैं। रामसेवक बाबू सीताबाई को देखते हुए बोले, क्या मतलब? तो सीताबाई बोली, बाबूजी, मेरे सास ससुर को देख लो। मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब बूढ़े हो गए, अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज मेरा पति गुस्से में उन्हें कुछ बोल पड़ा। ससुर को तो पता था कि उनकी उम्र हो गई है, बेटे से अब वो हाथापाई में तो जीत नहीं सकते थे। तो रामसेवक बाबू बोले, फिर क्या किया तुम्हारे ससुर ने? तो सीताबाई हंसकर बोली, क्या करेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखा दी और बोले,
मेरा कमरा खाली करो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूं तो खर्चा भी तो होता है, और इतने खर्चे में अगर मैं अपने लिए एक बाई लगा लूंगा ना, तो ना मुझे दिक्कत होगी और ना ही तुम्हारी माँ को कोई दिक्कत होगी। तो राम सेवक बाबू बहुत ही आश्चर्य से सीताबाई को देख रहे थे और वो सीताबाई से बोले, फिर तुम्हारे पति ने क्या कहा? तो सीताबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्चा होता है? अरे बाबूजी, इतने पैसों में तो कितने माँ बाप को लोग खिला सकते हैं। और वो दिन था और आज का दिन है। आज तक मेरे पति ने मेरे ससुर और मेरी सास से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये लीजिए बाबूजी, आपका शर्ट तैयार हो गया। तो राम सेवक बाबू की जिज्ञासा बढ़ी तो वो बोले, सीताबाई एक बात तो बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो सीताबाई बोली, बाबूजी आपसे एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा तो नहीं बिगाड़ सकती थी ना। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती, जो कि मुझे पता है कि मेरा पति गलत था, तो हो सकता है कि मेरे ससुर हमें घर से निकाल देते। बाबूजी, मैं लोगों के घर का काम करती हूँ। मेरा पति कभी काम पर जाता है और कभी नहीं जाता है। मकान का किराया अगर मैं पूरा करती तो फिर मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेज पाती। अब मकान का किराया बचाकर मैं वो पैसे थोड़े थोड़े करके जोड़ती हूँ, और बाबूजी कल को जब मेरा अपना बुढ़ापा आएगा तो मैं उन्हीं पैसों से अपने लिए एक छोटा सा कमरा खरीद लूंगी, जो कि मेरा होगा, सिर्फ मेरा। और जो मेरा है वो जीते जी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही मेरा पैसा और मेरा घर मैं अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते ही वो वहां से चली गई। सीताबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, और वो सोचने लगे कि जब एक रिक्शे वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। मैं तो किसान था और भले ही मुझे पेंशन नहीं मिलती, पर ये घर और बाकी की सारी संपत्ति तो मेरी ही है ना। 2-3 दिन बाबूजी ने बहुत अच्छे से सीताबाई की बात पर विचार किया और अपने बेटे और अपने बहू से बोले, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो उनकी बहू मुंह बनाते हुए बोली, बात क्या होगी बाबूजी, फिर आपकी कोई फरमाइश ही होगी। तो उनका बेटा राजेश थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, बाबूजी ऐसे ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप मेरा बोझ और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद अगर मैं सच कहूँ तो आप बहुत परेशान करने लगे हैं। बाबूजी इससे बेहतर तो आप गांव में ही किसानी करते। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती थी जो माँ के साथ मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया। तो राम सेवक जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हें माँ बोझ क्यों लगती, वो तुम्हारे घर का सारा काम जो करती थी। और खैर चलो छोड़ो उन पुरानी बातों को। अच्छा बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं वापस अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। बाबूजी के गांव जाने की बात सुनकर अंजना तो मानो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। वो इतना खुश हो गई। तो अंजना को देखकर राम सेवक बाबू बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवा लूंगा। तो सोचता हूँ कि अब इस घर को बेचकर जो मेरा गांव का मकान है मैं उसे ठीक करवा लूं और फिर से अपनी किसानी शुरू कर दूं। तो अंजना बोली, बाबूजी ये तो सरासर धोखा है, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हो। तो बाबूजी हंसकर बोले, धोखा और तुम्हारा घर? बहू
ये घर मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर और उस ज़मीन पर कुछ लोन लेकर अपने नाम पर लिया था। तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? और बहू, रिश्तों में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं है, लेकिन हाँ, झेली ज़रूर है। तो अंजना राजेश को देखने लगी और राजेश बोला, बाबूजी, आपको ये सब करके क्या मिलेगा और आखिर किसने आपके कान भरे हैं? तो बाबूजी बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं, और तुम दोनों को मैं एक बात कह दूं कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही मैं नौकरी नहीं करता था, मगर मैं एक किसान था, पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। और राजेश बेटा, जो तुम नई शर्ट और टाई पहनकर जाते हो, कभी सोचा है? उसी मिट्टी और पसीने की बदौलत पहुँचे हो। मेरा फैसला तुम दोनों सुन लो। अब मैं गांव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि अब मेरे पास नहीं है। तो इस घर को बेचकर मैं तुम्हें 2 कमरों के घर के लिए पैसे दे दूंगा, और बाकी के पैसे से मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। तो बहू बोली, बाबूजी, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। आपकी कोई उम्र है जिंदगी फिर से शुरू करने की? तो राम सेवक बाबू बोले, देख रहे हो सीताबाई को, एक घर का काम उसका छूटता है, वो फिर नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते बाद की टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर राम सेवक बाबू अपने कमरे में चले गए। राजेश और अंजना को जोर का झटका धीरे से नहीं, बल्कि बहुत जोर से लगा। राम सेवक बाबू के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने चाहा। मकान उन्होंने बेच दिया और बेटे को आधे पैसे दे दिए और वापस अपने गांव चले गए। बेटे को अपना परिवार लेकर न जाने कितने महीने किराए के मकान में रहना पड़ा। फिर करीब 1 साल बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और फिर गांव जाकर वो अपने पिता के पैर पड़ता, माफी मांगता। पर राम सेवक बाबू उसे ये कहकर वापस भेज देते कि मेरे मरने का इंतजार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जी तो मेरी संपत्ति तुम्हें मिल ही नहीं सकती। बेटा और बहू अब अपने व्यवहार और अपनी गलती पर पछताने लगे। और वहां सीताबाई अपने घर बैठे बैठे सोच रही थी कि हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने बाबूजी को अपने घर की झूठी कहानी सुनाई ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी के लिए कोई ठोस फैसला लेने का मन बना पाए। मगर सीताबाई के इस झूठ की वजह से बाबूजी अपना सम्मान और अपनी आगे की बची जिंदगी को बचा पाए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।